हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट अभिषेक आपको ये आज बताने जा रहा हूँ कि किसी भी घटना होने के तुरंत बाद आपको क्या करनी चाहिए, एफआईआर कैसे हो सकती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है और आपको एफआईआर होने तक क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कैसे पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन के बाहर एक्ट करना चाहिए, इस बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आमतौर पे जब किसी के साथ कोई अपराध या घटना हो जाती है आम जीवन में, तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन दौड़ के जाते हैं, पुलिस वाले को इसकी सूचना देते हैं और जल्द से जल्द एफआईआर करने की बात कहते हैं। बिना ये जाने कि पुलिस का प्रोसीजर क्या है, पुलिस काम कैसे करती है, हम पुलिस वालों से ही लड़ बैठते हैं, जिसका खामियाजा हमें दो तरीके से भुगतना पड़ता है। पहले पुलिस वालों से हमारी बहस और लड़ाई हो जाती है, अगर हम सशक्त हैं तो वहाँ से निकल आएंगे, नहीं तो पुलिस की डांट फटकार, और बाद में दूसरी ये परेशानी होती है कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है और जिसने हमारे साथ अपराध किया है वो और मजबूत हो जाते हैं और ये घटनाएं कई बार हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आए, आपके साथ कोई अपराध हो या घटना हो जाए आपके जानने या परिवार वालों के साथ, तो क्या करें? सबसे पहले आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे कि मैं बिहार राज्य की राजधानी पटना में रहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि डायल 100 पे कॉल करके इमरजेंसी पुलिस हेल्प को बुलाऊंगा। इंस्टेंटली पुलिस आएगी, जो कि आती है। ये कोई कोई बात नहीं, बिहार सरकार की ये व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आपके पास, ये अधिकतम वक्त होता है जो पुलिस आती है। पुलिस अनुमानित 2 से 3 मिनट में अगर जाम ना मिले तो आ जाती है घटनास्थल पे। घटनास्थल पे आने के बाद आपकी उस समय वीडियो बनता है, घटना की जानकारी आप देते हैं और प्राइमरी प्रिकॉशन और रिलीफ जो होता है वो डायल 100 आपको दे देती है, क्योंकि बिहार सरकार की स्पेशल फोर्स की एक गठन किया गया था। अब फिर आता है कि इसके बाद हम क्या करें। तो इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे कि अगर रात का वक्त है तो हम रात के बाद सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे जाके लिखित आवेदन देंगे। कई बार हम ये सोचते हैं, क्योंकि घबराए होते हैं और या फिर हमारे मन में होता है कि पुलिस हमारे पैसे से टैक्स लेती है, उनको हमारे आगे पीछे घूमना चाहिए। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं, तो उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियो देख लिया है, उनको ये लगता है मूवी की तरह कि हाँ पुलिस वाले हमारे गुलाम हैं, पर ऐसे नहीं है। एक थाना के ऊपर, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर कई लाख लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कई अपराधी वहाँ होते हैं, कई असामाजिक तत्व होते हैं जो पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन के पास मैन फोर्स की कमी होती है, आदमियों की कमी होती है, तो उस कम आदमियों के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को संभाले होते हैं। और वहाँ पे अगर जाके हम उनके साथ मिसबिहेव और उनको लॉ सिखाएंगे तो वो तो बड़ा टफ हो जाता है जो सिखाने जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले ही सही है, लेकिन मैं यही भी कह रहा हूँ कि आपको वहाँ एफआईआर कराने जाना है, ना कि पुलिस वाले को लॉ सिखाने जाना है। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप रिटर्न अपना एप्लीकेशन लेके जाएंगे और उनको बताएंगे, क्योंकि आपने पिछले दिनों डायल 100 बुला के अपनी परेशानी, अपने साथ हुई घटना का जानकारी दे दिया है। तो वो सारी बातें मेंशन करते हुए वहाँ के जो ओडी में बैठे होंगे, एक ओडी एक डिपार्टमेंट वहाँ पे होता है, जो एक एसआई या फिर पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है पूरे दिन आवेदन लेने के लिए घटना के। आप उन्हें देंगे, वो रिसीविंग देंगे। रिसीविंग देने के बाद आपका एक इंक्वायरी ऑफिसर अलॉट होगा, वो जाके इस बात की जांच करेगा कि आपके साथ जो घटना हुई है सही है कि फॉल्स है। क्योंकि बहुत लोग गलत घटनाओं का जिक्र करके गलत एफआईआर करते हैं, जिसके साथ जो बेगुनाह है वो भी फंस जाता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, 2 दिन के अंदर वो जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगी उस थाने के थाना प्रभारी, यानी कि एसएचओ, जिसको हम आमतौर पे बड़ा बाबू कहते हैं। वो होने के बाद बड़ा बाबू, एसएचओ और थाना प्रभारी एक ही होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि एफआईआर दर्ज करेंगे, सही है तो ये तो हो गया एक आदर्श, एक जो आप गए हैं आपके काम आसानी से हो गया। लेकिन इन केस अगर मान लेते हैं कि वो वर्चस्ववादी लोग हैं और एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है, आप गए आवेदन लेने, आवेदन नहीं लिया या फिर ले लिया गया, रिसीविंग नहीं दिया,
उसके बाद आप 6-7 दिन दौड़ रहे हैं, आपका एफआईआर नहीं हुआ, आपको मालूम चला कि वो एफआईआर दर्ज नहीं हो गई क्योंकि थाना प्रभारी उनके वर्चस्व को के नीचे दबे हुए हैं। आज के वक्त में थाना प्रभारी किसी भी विधायक या फिर किसी भी नेता के दबाव में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलें कि उन्होंने एफआईआर नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आप लड़ेंगे नहीं उनसे, आप सबसे पहले जाएंगे वहाँ के डीएसपी के पास, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। आप वैसे नहीं सोच सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर का ये खेल है कि आपने लगाया, अगर ठंड है तो नाइफ को हीट करना ही पड़ेगा बटर पे लगाने के लिए, तभी बटर से पिघलेगी और आपके ब्रेड पे लगेगा। इसलिए थोड़ा मेहनत करके आपको डीएसपी के पास जाना है, जो वहाँ के इंचार्ज, उस थाना के इंचार्ज होंगे, क्योंकि एसएचओ के ऊपर डीएसपी होते हैं। अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, डीएसपी पास नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ के एसपी होंगे, एसपी के पास, जैसे पटना का 4 जोन बना हुआ है, मैं एसपी वेस्ट के जोन में आता हूँ तो मैं पहले एसपी के पास जाऊँगा, एसपी के पास अपने आवेदन दूंगा। उससे पहले मैं एसएचओ को एक बायो पोस्ट भेजूँगा आवेदन की कॉपी, ताकि मेरे पास रिसीविंग आ जाए। रिसीविंग लेने के बाद मैं सबसे पहला काम वो रिसीविंग लगाते हुए एसपी के पास जाऊँगा। एसपी के पास जाते हैं उनकी सारी जानकारी दूंगा घटना की, और ये बताऊंगा कि आज थाना प्रभारी महोदय ने मेरा एफआईआर नहीं दर्ज किया और मैंने उनको फिजिकली भेज भी दिया है और मैंने वाया पोस्ट भी उनको कर दिया है। ये 2 तरीके हैं। और रिसीविंग के साथ एक कॉपी के साथ आप एसएसपी को देंगे। एसपी क्या करेंगे कि वो तुरंत फॉरवर्ड करके एफआईआर दर्ज करने को कहेंगे। फिर भी अगर लगे कि मैं एसपी पास नहीं जाना चाहता हूँ तो उस जिले के एसएसपी बैठते होंगे, एसएसपी के पास जाएं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरीय पुलिस अधिकारी जो आईपीएस रैंक के होते हैं उनके पास जाइए, उनको दीजिए। और आप ये मान के चलिए कि आईपीएस अधिकारी को ऊपर दबाव बनाने का जो दमखम रखते हैं वो आम नेता या फिर विधायक सांसद नहीं रख सकते, और ना ही आम नेता और विधायक सांसद एक आम कोई नॉर्मल घटना को लेकर दबाने की कोशिश करेंगे। तो आप एसएसपी साहब जो होंगे वो क्या करेंगे कि आपका एफआईआर तुरंत लॉन्च करवा देंगे। अगर मान के चलिए कि दूसरी परिस्थिति में भी आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि आपने एसएचओ को वाया पोस्ट भेज दिया, एसएसपी को आपने वाया पोस्ट भेज देना है, आईजी को भेज देना है। यहाँ पे 2 बातें अलग से मैं ध्यान में लाना चाहूँगा आपके, कि अगर आप 2 अदर क्लासेस से डिफ़र करते हैं, जैसे कि मान लें कि आप अगर महिला हैं, महिला के साथ अपराध हुआ है, तो आप एक महिला आयोग को भी दे सकते हैं और विकर सेक्शन के पास भी जा सकते हैं, जो हर राज्य में एक विकर सेक्शन बना हुआ है, सरकार के द्वारा गठित किया गया है। और दूसरा, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको वहाँ क्या करना है कि एससी एसटी आयोग में या फिर आप जो है वीकर सेक्शन स्टेट डिपार्टमेंट एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो है वीकर सेक्शन होती है, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, जिनको वीकर सेक्शन का हेड बनाया जाए, इंचार्ज बनाया जाता है, उनके पास आपकी एफआईआर एकदम हो जानी है। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में गए, मान के चलिए कि 1% चांस है कि आपके साथ घटना सही हुई है, सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो बहुत वर्चस्व वाले लोग हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप आएंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आने के बाद आप वहाँ कंप्लेन केस फाइल करेंगे। उस कंप्लेन केस में आपको 6 महीने से 12 महीने का समय लगता है। फिर आपका वो डायरेक्ट चार्जशीटेड मामला हो जाएगा, क्योंकि एफआईआर और चार्जशीटेड के बीच में 3 महीना या 2 महीने, स्पेशल केसेस में 2 महीने लगते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि आप 1 साल लगेगा, 1 साल में केस फाइनल हो जाएगा, कॉग्निजेंस हो जाएगी, उसके ऊपर सारे सेक्शन लग जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे कि इस सेक्शन पे अब उनके ऊपर केस चलेगा। उसके बाद 1 साल लगने के बाद आप वहाँ पर रिलीफ कर सकते हैं कि अब इनको सजा होनी ही होनी है किसी भी हाल में, अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया इस पर। तो ये तरीका है जिस तरीके से किसी घटना के बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं।